एमए का रिजल्ट आते ही जॉब हो गई। इस्लामाबाद से कुछ आगे एक खूबसूरत वादी के नजदीक मेरी तैनाती हुई थी। पिंडी से रवानगी के वक्त महकमे वालों को मुत्तला कर दिया था। वहां पहुंची तो अड्डे पर महकमे के चंद लोग मुझको खुशामदीद के लिए आए हुए थे। मेरा सामान उठवाया और रहायश गाह ले आए। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त भी महकमे की तरफ से था। ये क़यामगाह दफ्तर से ज्यादा दूर ना थी। छोटी सी कॉलोनी में एक ही वजह के चंद रहायशी यूनिट बने हुए थे जो महकमे के मुलाजमीन के लिए थे। एक मुलाजमा का भी इंतजाम हो गया जिसकी मदद से सामान रखने में आसानी हुई। उसने सूटकेस से मेरे मलबूसात निकालकर अलमारी में लगाए और किचन की सफाई वगैरह कर दी। मैंने सामान की लिस्ट चौकीदार को दे दी। वो किचन का जरूरी सामान ले आया। ये सब काम करवाकर मैं इत्मीनान से सो गई। घर फर्निश्ड था। उसकी तरतीब व तबद्दुल में कुछ ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। सिर्फ पर्दे मौजूद न थे जो शाम ही को चौकीदार ले आया और लगा दिए। दूसरे रोज 8 बजे ऑफिस की गाड़ी लेने आ गई। दफ्तर भी नया बना हुआ और शानदार था। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें मेरी नशिस्त के अलावा एक और मेज कुर्सी भी थी। गोया मेरे साथ कोई दूसरा कमरा शरीक भी था, मगर वो उस वक्त मौजूद न था। उसकी कुर्सी खाली थी। कमरे में 2 अलमारियां थीं, एक मेरी जानिब और दूसरी मेरे कुलीग की मेज कुर्सी की तरफ दीवार के साथ रखी हुई थी। ये कमरा कैबिन नुमा था और सामने के रुख पर दीवार की जगह बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिससे बाहर हॉल में देखा जा सकता था। गोया मेरी सीट उन लोगों से ज्यादा अहम थी जो हॉल कमरे में बैठकर काम करते थे। मैं ऑफिसर रियान साहब की मुआविन के तौर पर तैनात हुई थी। मैंने कमरे का जायजा लिया। अलमारियों में कुछ फाइलें मौजूद थीं और बोसीदा कागजात के बंडल भी ऊपर तले धरे हुए थे। दूसरी अलमारी के सबसे निचले खाने में स्टेशनरी का सामान और एक बैग पड़ा हुआ था। मुझे तजस्सुस हुआ। खोलकर देखा, उसमें मर्दाना कपड़ों का एक जोड़ा, शेविंग बॉक्स, 2 किताबें और एक लिफाफे में 2 तस्वीरें थीं। ये किसी 20-25 साला नौजवान के फोटोज थे। सूरत दिल को मोह लेने वाली थी। सोचने लगी, ये सामान अलमारी में किसका हो सकता है। इतने में पीएन चाय ले आया। मैंने पूछा, लाला जी ये सामान किसका है जो अलमारी में रखा है? रियान साहब का है। पहले साथ ले जा रहे थे, फिर कुछ सोचकर अलमारी में रख दिया। रियान साहब? जी हाँ, वो यहां बैठते हैं। उसने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या आज छुट्टी पर हैं? जी 2 दिन के लिए छुट्टी गए हैं। जब आपके आने की इत्तला मिली वो यहां ही थे। उसी शाम घर चले गए। लाला की बात सुनकर सोचने लगी। मेरी आमद की इत्तला मिलते ही छुट्टी चला गया। अजीब बात है। खुदा करे कोई अच्छा आदमी हो। हाफ टाइम में बड़े साहब ने बुलाया। कोई परेशानी तो नहीं है? रियान साहब आपको काम समझा देंगे। दरअसल वो इमरजेंसी छुट्टी पर चले गए। वो अच्छे आदमी हैं। फिर भी कोई परेशानी हो तो आपकी निश्चित हाल में लगवा देंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। मैंने ये इसलिए कहा कि हाल कमरे में इतने लोगों के दरमियान बैठने से तो इधर ही बैठना भला है। कमरे में सुकून था। 2 दिन बाद रियान साहब तशरीफ ले आए। आते ही सलाम किया और अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। सलाम के सिवा कोई बात ही ना की। मुझको ये शख्स मगरूर सा लगा। अंदाजा हो गया कि अपने काम से काम रखने और लिए दिए रहने वाला है। पहला दिन तो बोरियत में गुजर गया। उन्होंने चंद फाइलें दे दी कि इनकी फहरिस्त बनाकर नंबर लगाइए और अलमारी में तरतीब से रखती जाइए। 2-4 दिनों बाद अंदाजा हुआ कि ये नेक तबीयत आदमी है। बड़ी धीरज से बात करता और जो काम मेरी समझ में ना आता तवज्जो और तरीके से समझा देता। वो जिस तरह कहता उसी तरह सर झुकाकर अपना काम करती रहती, यहां तक कि छुट्टी का वक्त हो जाता। उन दिनों रियान साहब मुझसे दफ्तर का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा रहे थे। जब फाइल ओके हो जाती तो नंबर डालकर उसको अलमारी में रखवा देते। मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी। मुलाजमा घर से पकाकर भिजवाती तो मैं इसरार करके रियान साहब को शरीक करना चाहती। कभी वो चंद लुक़मे मेरी खुशी की खातिर ले लेते, वरना माजरत कर लेते। तहम इस तरह हमारे दरमियान से अजनबियत की दीवार हट गई और अपनाइयत का थोड़ा सा एहसास पैदा हो गया। वो फितरतन कमगू था, सादा सा मगर हसास दिल का मालिक, दूसरों का ख्याल रखने वाला, मुश्किल की घड़ी में सभी का अपना मगर सभी से अलग थलग भी। रियान बहुत ज्यादा खूबसूरत न था, मगर चेहरे पर एक ऐसी मर्दाना वजाहत थी जो दूसरों के दिलों को मोह लेती थी। जब वो ठहर ठहर कर समझाने वाले लहजे में बात करता
तो बहुत अच्छा लगता था। वो एक अच्छे ऑफिसर की तरह मुझसे पेश आता, कुछ रोब भी रहता और कुछ सहूलत व अपनायत भी, मगर उसके रवैये से महसूस ना होता कि वो ऑफिसर है। मैं अपना कोई मसला बताती, वो झट हल निकाल देता। मेरी हुस्ने कारकर्दगी के लिए पूरी मदद करता और जो काम मुझे मुश्किल लगता खुद कर लेता था, जिससे पता चलता था कि वो एक सच्चा मददगार और इंतहाई मुखलिस इंसान है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिलो दिमाग पर छाने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती थी। उसने कहा कि औरत के लिए अबाया अच्छा है। मैं अबाया और स्कार्फ लेने लगी। हालांकि पहले मैं पर्दा न करती थी, शौक और फैशन वाले लिबास पहनती थी, मगर फिर रियान की सादगी को देखकर मैं भी सादा लिबास पहनने लगी। उसने मुझे तिलावत की तलकीन और नमाज के हिदायत की, तो मैंने यही वतीरा अपना लिया। सुबह सवेरे तिलावत करती और नमाज भी बाकायदगी से पढ़ने लगी। उसका कहा मेरे लिए जैसे हुक्म का दर्जा रखता हो। मैं उसकी हर अच्छी बात का असर लेती और अमल करती। अब मेरे दिल से अपने मंगेतर का ख्याल जाता रहा। ऑफिस टाइम के बाद वो चाय के लिए साथ चलने की फरमाइश करता तो मैं उसके साथ चल पड़ती। फिर हम इकट्ठे वादी की सैर को जाने लगे। कभी चश्मे किनारे, कभी दामने कोह में उसका साथ क्या मिला, गोया मुझको दुनिया का खजाना मिल गया। ये हमारा मामूल हो गया। शाम की चाय साथ पीने हम दामने कोह की तरफ निकल जाते। इकट्ठे चाय पीने का जो लुत्फ था, उसके बदले दुनिया की हर खुशी मेरे लिए कम थी। गर्मियों की दोपहरों और सावन की ठंडी रातों में खुनक हवाओं के झक्कड़ और मोतियों जैसे गिरती बूंदाबांदी, गोया ये कुदरत के वो खजाने थे कि जिनसे हम इकट्ठे अपने दिलों के दामन भरते थे और खुद को खुश नसीब जानते थे। वो तारीफ करने में बहुत कंजूस था, बिल्कुल भी तारीफ नहीं करता था। ताहम उसके अंदाज बताते थे कि वो मुझे काबिले तारीफ समझता है, क्योंकि मैं उसके दिली झुकाव को महसूस कर सकती थी। हमें साथ देखकर दफ्तर वाले चहमगोइयां करने लगे और कुछ तो हसद की आग में भी जल उठे। उसके दोस्त भी उसको छेड़ने और तंग करने पर दफ्तर में साथ काम करने वालों में एक नफीस नाम का शख्स हमसे बहुत जेलस था और दूसरा नईम था, जिसकी आंखों से आरी टपकती थी। उसने 2-4 बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसको बिल्कुल भी लिफ्ट ना दी। इस वजह से वो और ज्यादा हसद की आग में जल उठा था। इस कोशिश में लगा रहता था कि उसे कोई मौका मिले तो हमको ख्वार करे। चूंकि हमारे दरमियान कोई गलत ताल्लुक न था, लिहाजा रियान के साथ सैर को जाने पर मुझे किसी से डर नहीं लगता था और ना ही मैं उन गैर मुतल्लिक लोगों के आगे अपने किसी अमल के लिए जवाबदेह थी। तभी उन बदखाहों ने मेरे घर खत लिख दिया कि मैं अपने ऑफिसर के साथ घूमती फिरती हूँ और गलत रंग बेरंगी जा रही हूँ। उन्होंने ये भी मेरे वालिदैन को लिखा कि हम आपकी इज्जत बचाना चाहते हैं, आपके खैरख्वाह हैं, लिहाजा बर वक्त होशियार कर रहे हैं ताकि आपको पछताना ना पड़े। उन बदखाहों ने गलत इल्जामात लगाकर हम पर खूब कीचड़ उछाला, मगर हमारे दीगर कोलीग इनकी बातों में न आए। इस किस्म की उनकी हरकतों से हमको काफ़ी परेशानी तो हुई। ये जून के माह का जिक्र है। रियान को टूर पर जाना था। हमारा ड्राइवर बड़े साहब के साथ जा रहा था और दूसरा ड्राइवर छुट्टी पर था। रियान ने कहा कि मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। मुझसे कहा कि तुम भी चलो, इस सर्वे में तुम्हारा जाना बनता है। हम उस गांव रवाना हो गए जहां का सर्वे मतलूब था। वापसी पर भी मैं कार में रियान के साथ ही बैठी, क्योंकि हमारे 2 कोलीग साहब के साथ जीप में थे। उनकी जीप आगे निकल गई और हम एक पुरफिजा मकाम पर चश्मे के पास ठहर गए। ठंडी हवा चल रही थी। कार सड़क की साइड पर खड़ी करके मैं और रियान थोड़ा सा नशेब में उतर गए ताकि किसी अच्छी जगह चाय पी लें। 1-2 बार ऐसी नाहमवार जगह आ गई कि उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर वो जगह पार कराई। सामने छोटा सा हरा भरा कता था जहां पत्थर बिखरे थे। हम दोनों वहां बैठ गए। मैंने कपों में चाय डाली, रियान ने पानी की बोतल मांगी। बैग से बोतल निकाल रही थी कि एक जानिब से आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा 2 आदमी हमारी तरफ आ रहे थे। उनके हाथों में डंडे देखकर खौफजदा हो गई। वो आगे ही आगे बढ़ते आ रहे थे। एक ने मुझसे ढटाई के साथ बेहुदा सा मुतालबा किया। रियान ने सख्ती से उसको रोका और मेरी जानिब कोई गलत कदम बढ़ाने से मना किया, मगर वो तो जैसे मेरी बर्बादी का ही ठान कर आए थे। उन लोगों पर कोई असर ना हुआ। एक ने रियान को अपने बाजुओं के जोर पर जकड़ना चाहा, जबकि दूसरे ने आगे बढ़कर मेरी कलाइयां पकड़ ली। मैं खौफ से पीली पड़ गई और रियान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने पूरी कुव्वत से उस शख्स को धक्का दिया
और उसके हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। तब उस आदमी ने खंजर निकाल लिया। रेहान को अपनी जेब से पिस्तौल निकालना पड़ा। रेहान जब टूर पर होता वो अपने साथ लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल रखता था, क्योंकि सर्वे के दौरान कभी कभार हमारी गाड़ियों को सुनसान रस्तों से भी गुजरना पड़ता था। उस आदमी ने देखा कि मद्दे मुकाबिल के पास अपने दिफा के लिए हथियार है। उसने साथी को आवाज दी, पीछे मुड़कर देखो। उसने मेरी कलाइयां मजबूती से पकड़ी हुई थीं और मैं खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगा रही थी। तभी पिस्तौल देखकर उसने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं पत्थरों भरी जमीन पर गिर गई। ये देखकर रेहान ने हवा में फायर किया। उन लोगों को यकीन हो गया कि पिस्तौल भरा हुआ है। तभी वो मुकाबला करने की बजाय भाग खड़े हुए। सदशुक्र उन्होंने गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तौबा की कि आइंदा सड़क से जंगल की तरफ न जाएंगे, खासतौर पर जब गार्ड साथ ना हो। वो डाकू ना लगते थे। कई दिनों तक सोचा कि ये आखिर कौन है, अचानक कहां से आ गए। ये इत्तेफाक था या कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। एक रोज हमारे एक कोलीग ने चुपके से रेहान के कान में ये बात डाल दी कि उसने नईम और नफीस को फोन पर किसी से ये कहते सुना है कि फलां दिन गुल और रेहान का पीछा करना है। हम अभी वाकयात की कड़ियां मिला रहे थे कि उन बेवकूफ़ों ने मेरे घर खत लिख दिया कि तुम्हारी लड़की अकेली अपने ऑफिसर के साथ सर्वे के बहाने दूर अफ्तादा जगह जाती है और ये जंगलों में पिकनिक मनाते हैं। अपनी इज्जत की खबर लो। ये खत मिलते ही भाई को लेकर वालिदा आ गई। मुझे खत दिखाया और कहा कि बस अब ये नौकरी नहीं करनी, घर चलो, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। जब तुम्हारे दफ्तर का कोई आदमी ऐसा खत लिख रहा है तो जरूर कुछ मसला बन सकता है। खुदा वो वक्त न लाए जो हमारी इज्जत पर हर्फ आए। बेहतर है कि वक्त पर इज्जत से अपने घर की हो जाओ। तुम्हारी खाला शादी की तारीख भी मांग रही हैं। मैं हरगिज मुलाजमत छोड़कर जाना ना चाहती थी, मगर बड़े भाई साथ थे, लिहाजा इनकार ना कर सकती थी। बड़े साहब से भाई ने कहा कि हम शादाब गुल की शादी करना चाहते हैं, लिहाजा 1 माह की रुख्सत चाहिए। रुख्सत मिल गई। अम्मी और भाई मुझको घर ले आए। घर आकर चैन न था। रेहान की याद आती, बहुत दुख था। इससे सही तरह से बात भी न कर सकती थी। इस वाक़े के बाद से पल पल डरने लगी थी। हर वक्त आंखों के सामने उस रोज के खौफनाक वाक़े का नक्शा घूमता रहता था। सोचती थी अगर उस रोज रेहान ने बहादुरी से काम ना लिया होता तो ना जाने क्या हो जाता। इसके बाद से तो उसकी कदर व मंजिलत और भी मेरी नज़रों में ज्यादा हो गई थी। ऐ काश अगर वो मुझसे एक बार भी लफ्जों में इजहार मोहब्बत कर देता तो मैं अपनी मंगनी का बंधन तोड़ देती और मुलाजमत भी ना छोड़नी पड़ती। कभी सोचती थी कि जिसने जान पर खेलकर मेरी हिफाजत की और मैंने उससे वफा ना की। मेरी अपने मंगेतर से शादी हो गई। शादी के बाद मुझे मुलाजमत छोड़नी ही थी, इस्तीफा देना पड़ा। आखिरी बार रेहान से कोई बात की और ना खुदा हाफिज कर सकी। उसको शादी में भी कैसे बुलाती कि जो मेरे दिल का हाल था उसके दिल का भी वही हाल था। वाकया तो हमारे महकमे के उन्हीं लफंगे लोगों का था जिसकी वजह से मेरा दिल खौफजदा हुआ और मैं तड़पती सिसकती रेहान को छोड़कर घर वालों के साथ जाने पर राजी हो गई थी। मैंने अम्मी को बताया था कि रेहान ने जान पर खेलकर मेरी इज्जत को बचाया। तब वो उससे मिलने गई। अम्मी कमरे में उससे बातें कर रही थीं। मैं समझ रही थी कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हैं। उन्होंने शुक्रिया तो अदा किया, मगर ये भी कहा कि मेरी बेटी की मंगनी उसकी अपनी पसंद से हुई है, तुम धोखे में मत रहना, ये किसी और की अमानत है। हमने शादी की तारीख रख दी, इसलिए मेरी बेटी ने इस्तीफा दिया है। मैं समझी कि मेरी माँ रेहान के एहसानमंद है, इसलिए अच्छे मूड में उसके साथ बातें की हैं। क्या जानती थी कि वो तो मेरी आरजुओं के चमन को जड़ों से काट रही हैं। शादी से पहले मैं थोड़ी देर को ऑफिस गई थी सबसे मिलने। रेहान से भी मिली। उसने कहा, मैं एक ख्वाब देख रहा था, तुमने तो अपनी मंगनी का ना बताया। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने बता दिया और वक्त पर मेरी आंखें खुल गईं, वरना मैं ना जाने कितने बरस धोखे में रहता। जिस रोज हमने जाना था वो एक दिन पहले ही चला गया। बाद में हमको पता चला कि वो तो इस्तीफा दे गया है। वो क्या गया, मेरे दिल की सारी खुशियां ले गया। उसके आखिरी अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजते तो रातों की नींद उड़ जाती और मैं माँ से लिपट कर खूब रोती थी। आखिरी रोज उसकी उदास सूरत तो जैसे मेरी निगाहों में बस गई थी, आंखों और जहन से हटती ही न थी। इस वाक़े के बाद मेरी शादी हो गई। घरेलू जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया तो न रोने की फुर्सत रही और न हंसने की। जिंदगी तो बसर कर ही ली। एक बात का आज भी अफसोस है, ऐ काश
मैं उसको अपनी मंगनी का बता देती, या फिर वही मुझे बता देता कि मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं मंगनी ख़त्म करा लेती और यूं कफ़े अफसोस न मिलती। दोस्तों, ये थी गुल की अधूरी मोहब्बत की कहानी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।